हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवीन पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी का जो टेस्ट सीरीज हुआ था उसका व्याख्यान। उसमें जितने भी प्रश्न आए हैं सभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है उसी पैटर्न पर आधारित है, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, न्यूमेरिकल्स, करंट अफेयर्स की संख्या हो वही ऐसा ही रखा गया है जैसा कि रेलवे एग्जाम में देखा जाता है। दोस्तों, यदि आप इसको अटेम्प्ट ले रहे हैं तो अटेम्प्ट लेने के बाद ही इसके डिस्क्रिप्शन को देखें, इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा फायदा होगा। यदि आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं लिया है, आपको पीडीएफ प्राप्त नहीं हुआ है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं आपका कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद इसको देखें। इसको देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपका एक लाइक मेरा हिम्मत बढ़ाता है। और यदि आपको ये पसंद नहीं आ रहा है तो साथ में ये बताएं और क्या सुधार किया जा सकता है। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जानते हैं कि 2, 8, 18, 32 और 32 इस तरह से चलता है। और क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो 2 आएगा, 8 आएगा और 18 आएगा। इतना में कितना हो गया, ये तीनों मिला करके 28 हो गया। और कितने की कमी है तो 8 और की कमी है, तो 8 और होगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ 2, 8, 18 और इसके बाद 8। इस तरह से सीरीज जिस ऑप्शन में है 2, 8, 18, 8 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बात आई है क्रिप्टॉन की, तो जानेंगे क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 और परमाणु भार 83.80 होता है। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है और इसकी खोज विलियम रेमजे ने की थी। इसे विद्युत विसर्जन नलियों में भरने हेतु प्रयुक्त किया जाता है और इसके अतिरिक्त इसका उपयोग कॉस्मिक किरणों के मापन हेतु आयनीकृत चैम्बरों में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉयल हीमोफीलिया। रॉयल हीमोफीलिया, रॉयल को हिंदी में राजसी भी बोलते हैं, और राजसी इसीलिए क्योंकि पहली बार महारानी विक्टोरिया को हुआ था और वहीं से इसका नाम पड़ गया रॉयल राजसी हीमोफीलिया। तो इसका है अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न, किसमें है, हीमोफीलिया में। जानते हैं हीमोफीलिया के बारे में और कुछ। हीमोफीलिया जो है इसको ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। यह रोग केवल पुरुष में ही होता है जबकि महिलाएं सिर्फ वाहक का कार्य करती है। हीमोफीलिया एक वंशानुगत रोग है और इस रोग में रक्तस्राव बंद हो जाता है और इस रोग में फाइटिनोजेन और प्रोथ्रम्बिन प्रभावित होता है जो रक्त के जमने में सहायक होते हैं। इस रोग में अत्यधिक रक्तस्राव से रोगी की मृत्यु हो जाती है। किस देश में मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया गया है और ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम में मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया गया है और ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है। 4 नंबर में मैथ का प्रश्न है, एक पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी थी। ये कब कह रहा है, इस पे भी ध्यान रखना है। और पिता कह रहा है पुत्र से जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु की, आज जो तुम्हारी आयु है उसकी 3 गुनी थी। यदि पिता की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो 4 वर्ष पहले लड़के की आयु। तो इसमें सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि लड़के की पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, x मान लेते हैं, x वर्ष है। और जब पुत्र x है और पिता जो है जब पुत्र पैदा हुआ था तब पिता की आयु कितनी है, 3x है। जब पैदा हुआ था तब है, ये वर्तमान का है तो दोनों एक ही नहीं है। यदि पुत्र अभी वर्तमान में x है तो पिता वर्तमान में कितना होगा, 3x + x हो जाएगा। 3x + x इक्वल टू दिया हुआ है कितना है, पिता की वर्तमान आयु 48, अर्थात 4x = 48 और x = 16। x = 12 x = 12 और 4 साल पहले लड़के की आयु पूछा जा रहा है तो वर्तमान में 12 है तो 4 साल पहले लड़के की आयु 8 वर्ष होगी। ये राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या या अक्षरों को चुनिए। तो 525 में क्या क्या की 25 हो गया, वही चीज़ 315 में कर देना है। तो 525 में 25 से भाग देते तो 21 आता है, अर्थात 525 में जब 21 से भागा दिया गया तो आया 25। उसी तरह से 315 में 21 से भागा देंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 15, ऑप्शन बी। नीचे दी गई बार चार्ट में मिठाई की 7 किस्मों S1, S2 से लेकर के S7 को बनाने में उपयोग की गई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दिखाया गया है। तो S तरह की मिठाई में 23%, इसका मतलब हुआ
एस तरह की मिठाई को बनाने में 23% चीनी का यूज हुआ और S7 तरह की मिठाई को बनाने में 19% चीनी का यूज हुआ। इसी क्रम में आगे भी दिया गया है, सभी का परसेंटेज दिया है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिठाई S5 और S3 का संयुक्त वजन 300 kg है। S5 कहाँ है, यहाँ S5 है और इसका परसेंटेज भी है, और S3 का भी परसेंटेज दिया है। इन दोनों मिठाइयों में चीनी की कुल मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए S3 का वजन कितना है। सपोज कीजिए यदि S3 का वजन 100 kg होता तो उसका 16% चीनी होता, अर्थात 100 का 16% अर्थात 16 kg चीनी होता। यदि वही S5 का यदि 200 kg होता तो 200 kg का 22% निकाल लेते चीनी, लेकिन यहाँ संयुक्त वजन दिया हुआ है और अलग अलग वजन नहीं दिया है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अर्थात निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। एक तरफ है निरक्षर, एक तरफ है गरीब लोग और एक तरफ है बेरोजगार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्यों? क्योंकि कुछ निरक्षर गरीब और कुछ बेरोजगार। फिर वही बात, कुछ गरीब जो होगा, सपोज कीजिए ये गरीब है, ये निरक्षर है और ये बेरोजगार है, तो वही कुछ निरक्षर गरीब होगा और बेरोजगार भी होगा, कुछ गरीब निरक्षर भी होगा, बेरोजगार भी होगा, और कुछ बेरोजगार निरक्षर और गरीब। तो इसीलिए तीनों में जो कॉमन बातें हैं कॉमन है, इसीलिए ऑप्शन इसका बी राइट आंसर है। 8 नंबर में है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों, संख्याओं या युग्मों का चयन करें। देखते हैं ऑप्शन क्या है। 8 में 16, 56, 128 और 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। 16 क्यों होगा? क्योंकि 16 पूर्ण वर्ग संख्या है और बाद बाकी पूर्ण वर्ग नहीं है, इसीलिए सबसे वो भिन्न है। भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार करने की अनुमति किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान के साथ किस नए देश को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UAE। UAE को शामिल किया गया है। साथ ही जानते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार जो बैठक की थी, इसमें संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE को भी ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है। और FATF का मानना है कि UAE ने अपराधियों और आतंकवादियों को अपने यहाँ धन छिपाने से रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। और सेम यही बात आता था पाकिस्तान के लिए भी। और FATF की जो ग्रे लिस्ट है, इस सूची में पश्चिम एशिया के 3 और देश है, जिसमें जॉर्डन, सीरिया और यमन भी शामिल है। और ये क्यों लगाया जाता है, ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है? क्योंकि ये आतंकवादियों को धन छिपाने और उस पर रोक नहीं लगाता है, उसके गतिविधि पर रोक नहीं लगाता है, इसीलिए इसे FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। 11 नंबर का प्रश्न है, दी गए विकल्पों से संबंधित संख्या अक्षरों को चुनिए। जैसे पहला है थकना, तो थकना का आराम। उसी तरह से दिया हुआ है निर्जल, निर्जल का क्या हो जाएगा? तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जब कोई थकता है तो क्या करता है? आराम करता है। और वही जब निर्जल अर्थात पानी की कमी, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, पानी की कमी होती है तो उस समय क्या करता है? लोग पानी लेता है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन उपस्थित होता है तथा पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए नितांत रूप से कुछ तत्व अनिवार्य माने गए हैं, जिन्हें 2 श्रेणी में बांटा गया है। एक तो बृहद पोषक, दूसरा सूक्ष्म पोषक। बृहद पोषक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम और कैल्शियम के साथ साथ मैग्नीशियम आता है। वहीं सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा, मैग्नीज, तांबा, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकेल इत्यादि आता है। 13 नंबर का प्रश्न है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में न्यूक्लियर प्लांट्स आर सेफ को टिक द पिक की लिखते हैं, उसी तरह से कंजर्व सेफ न्यूक्लियर एनर्जी को पिक राकी सू लिखते हैं। न्यू प्लांट्स कंजर्व रेडिएशन को बासू टिक मू लिखते हैं तथा प्रिवेंट फ्रॉम न्यूक्लियर रेडिएशन को गी मो की फा लिखते हैं। उसी अनुसार कंजर्व का संकेत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंजर्व के लिए जो आता है सू। इसको कैसे बनाते हैं इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसे कंजर्व जिस सेंटेंस में आया है, इस सेंटेंस में यदि पता चल जाए कंजर्व के लिए क्या आया है, इसी में से कोई एक ऑप्शन होगा पिक राकी सू में से, तो इसके लिए हम लोग छांटेंगे सेप किस में आया है। तो सेप इसमें आया है और किस में आया है? सेप किसी और में आया होगा,
एक ऊपर वाले में भी शेप आया है और इसमें भी शेप आया है, दोनों में क्या कॉमन है। इस तरह से छांटते छांटते लास्टली पता चलता है कि जो पूछा गया है उसके लिए जो भी आ रहा है वो इसी में से है, अर्थात सू है। किसके लिए पूछा जा रहा है? कंजर्व के लिए। तो इस पर ध्यान रखेंगे, इसी तरह से बनाएंगे तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यहाँ ज्ञात करना है, जिसमें कि 5, 7, 4, 3, इसी तरह से आगे भी दिया गया है और लुप्त संख्या यहाँ पे दिया है, इसी को ज्ञात करना है। तो इसमें से देखते हैं क्या है। तो ऊपर वाला जो दो टर्म है 5 और 7, इसको जोड़ते हैं तो 12 होता है, और नीचे वाले दोनों को इस तरह से इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले दोनों को जोड़ करके और नीचे वाले दोनों को गुना करके, जैसे 7 5 12, 4 3 12, 5 3 8, 4 दूनी 8 इसी तरह से 9 7 16 और 4 में क्या गुना करेंगे? 16 होगा, तो 4, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री तो इस दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है, जिसमें दिया हुआ है 1/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/2 रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा। तो इसके लिए क्या करना है? थीटा का वैल्यू पुट कर देना है। थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा? ऐसा आएगा व्यंजक 1/2 रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा का वैल्यू 60 है, तो साइन 60 का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। साइन 60 का वैल्यू पुट करते हैं √3/2। √3/2 एक तरफ से सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इशू है, मोबाइल पे अभी वीडियो शूट हो रहा है, जब फिर डिजिटल बोर्ड ले लेंगे तो फिर ऐसा इशू नहीं होगा, कुछ दिन एडजस्ट करना है सबको। और 1/2 1/2 इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 2 आ गया, 2 प्लस √3। अब 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो 2 से ऊपर नीचे गुना करने के टर्म में क्या आ जाएगा? 1/2 तो है ही पीछे, और इधर रूट के अंदर आ गया, 2 से गुना किया तो 4 प्लस 2√3/2 गुना 2 4। तो इस 4 का वर्गमूल निकल गया 2, तो 1/4 पीछे हो जाएगा। और एक सेकेंड देखेंगे, यहाँ पे 4 प्लस 2√3 है, इसका वर्गमूल। इसके वर्गमूल के लिए इसको तोड़ेंगे, 4 को लिख सकते हैं 1 जोड़ 3 मतलब 4 हुआ, और 2√3 प्लस 2√3 1 का वर्ग, 1 के लिए 1 का वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग करेंगे इधर, और फिर 3 का वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग हो जाएगा, ये √3 का वर्ग हो जाएगा। √3 का वर्ग जब टूटेगा 3 आएगा, 3 1 4 हो गया, और ये किसका फॉर्म आ जाएगा? 2ab, 2a, अब b नहीं है कुछ तो 1 है, तो लास्टली किस में टूटा? तो लास्टली ये कन्वर्ट हो गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो गया? प्लस था बीच में, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और टोटली ये 1/2 दोनों के पास था, तो 1/2 कॉमन ले लिए, 1/2 कॉमन लिए, तो इसको सॉल्व करेंगे। ये रूट अंडर है, रूट अंडर का होल स्क्वायर है, तो 2 पार्ट में से एक पार्ट टूटा, तो ये जो स्क्वायर है ये कट गया, रूट के अंदर 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा निकाल लिया, तो ये दोनों कट गया। अब क्या करेंगे? इसमें से कट रहा है, क्या कट रहा है? तो -1 + 1 कट रहा है, तो क्या बचा? यहाँ पे 1/2 था, और 2 जो सब के अंदर 2 4 था, वो 2 कॉमन लिए थे, तो ये 1/4 हो गया। तो ये क्या हो गया? 1/4 और गुना 2 √3 2√3, ये कटा, तो √3/2। √3/2 किसका वैल्यू होता है? तो √3/2 cos 30 का वैल्यू होता है, और थीटा का 60 है, तो 60/2, तो cos 30, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एक दो बार देख लेंगे पीछे करके, तो समझ में आ जाएगा। यदि फिर भी नहीं आता तो कमेंट करें, फिर से और सॉल्यूशन के लिए कोई वीडियो या फिर इसका एक पेज सॉल्व करके अपलोड कर दिया जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने वृत्त है? बहुत आसान प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक गलती नहीं करना, ध्यान रखिएगा। एक छोटा वाला ये जो वृत्त दिख रहा है, इसको भी काउंट करते रहना है, और बाहर वाले को, और इसके बाद बीच में अंदर वाले सबको काउंट कर लेना है। इस तरह से यदि वृत्तों की संख्या है तो 21 इसका राइट आंसर है। 17 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, नीचे दिए गए जो निर्देश दिया गया है उसमें 2 तर्क है, तर्क 1 और तर्क 2 निरूपित किया गया है। मजबूत तर्क तथा कमजोर तर्क सुनिश्चित करके उत्तर दीजिए। पहला कथन है, क्या उद्योग में उच्च चिमनी को लगाना चाहिए? तर्क है हाँ, यह प्रदूषण को जमीनी स्तर पर कम करने में मदद करेगा। और दूसरा जो तर्क है वो है नहीं, इसे ऊपर के वातावरण में प्रदूषण बढ़ेगा। तो जमीनी स्तर पर प्रदूषण मनुष्य तथा पशुओं के जीवन के लिए अत्यधिक खतरनाक होता है, अतः केवल एक पर्याप्त है, और केवल एक में आ जाएगा
यदि केवल एक तर्क मौजूद हो तो ऑप्शन ए केवल एक तर्क पर्याप्त है। ऊपर के स्तर पे इससे ऊपर जो यदि चिमनी ऊपर लगा दिया जाता है तो ऊपर के वातावरण प्रदूषण तो बढ़ेगा, लेकिन उसका असर मानवीय जीवन पे नहीं पड़ेगा, इसीलिए यह तर्क ज़्यादा सटीक बैठता है। अगला प्रश्न है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के जो रिपोर्ट था उसके आधार पर देश में पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। साथ ही जानेंगे ये कब की गई थी, तो 1956 ईस्वी में 1956 में गठित की गई थी समिति, और 1957 में रिपोर्ट दिया और त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था। और इसके अंतर्गत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रवर्धक जिसको इंग्लिश में एम्पलीफायर बोलते हैं का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो भी होता है चाहे आगत का संकेत हो या शक्ति हो या धारा हो या वोल्टेज, उसको बढ़ाने का कार्य करता है। ये आगत संकेत की या शक्ति या धारा या वोल्टेज को बढ़ाने का काम। सॉरी, ये जो एम्पलीफायर होता है यह एक ऐसा युक्ति है जो किसी विद्युत संकेत का मान बदल सकता है। ये बड़ा करके दिखाता है, चाहे इसमें विभवांतर हो या धारा हो या करंट हो, कुछ भी हो उसको बड़ा करके दिखाता है, बड़ा कर देता है। 20 नंबर का प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। इसमें से क्या पुट करेंगे, इधर यहाँ पे क्या पुट कर देंगे कि आकृति पूरा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पुट कर देने से ये पूरा हो जाएगा। 21 नंबर का प्रश्न है, वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन को भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WHO। भारत की जो आशा कार्यकर्ता है को विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO के जो महानिदेशक हैं उनके द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। कौन सा पुरस्कार? तो ग्लोबल हेल्थ लीडर्स। और भारत में आशा जो है 10 लाख से अधिक महिला स्वयं सेवक है और उन्हें समुदाय के स्वास्थ्य प्रणाली से जोड़ने और कोरोना महामारी के दौरान गाँव में रहने वाले गरीब के पास प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा पहुँचाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया। अगला मैथ का प्रश्न है। मैथ के प्रश्न में है 2 त्रिज्या दिया गया है और ये 2 R1 और R2 त्रिज्या वाले तथा बराबर ऊंचाई वाले, ऊंचाई भी बराबर है, 2 शंकु को पिघला करके R त्रिज्या वाले ठोस गोले के रूप में परिवर्तित किया गया है। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ध्यान दें, 2 शंकु है, मान लेते हैं पहले की त्रिज्या यहाँ पर दिया भी है, पहले का R1 दूसरे का R2 है। तो इसमें लिख लेंगे शंकु का जो फार्मूला होता है, शंकु का फार्मूला, और साथ ही उसे पिघला करके गोला बनाया जा रहा है। जब गोला बनाया जा रहा है शंकु से, तो एक तरफ गोले का फार्मूला होगा शंकु का 1/3 पाई R² H, इसमें R1 है ये, प्लस इन दोनों को पिघला कर बनाया जा रहा है, इसीलिए दोनों का आयतन जुड़ जाएगा 1/3 पाई R² H। ये दूसरा गोला त्रिज्या है और दोनों को पिघला करके क्या बनाया जा रहा है? ठोस गोला के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। तो गोला का आयतन का फार्मूला लिख लेंगे 4/3 पाई R³। बड़ा वाला R मान लिए। यहाँ पे क्या क्या कॉमन है? सबसे पहले तो 1/3 कॉमन लेकर के काट देंगे, 1/3 कट जाएगा, कॉमन लेने के बाद काटेंगे। उसके बाद पाई भी कॉमन लेने के बाद काट देंगे, पाई कॉमन लेने के बाद काट देंगे तो क्या बचेगा इधर? इधर बचेगा H, फिर H कॉमन आ गया, H दोनों का बराबर था तो R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, और इधर बचा 4 बड़ा वाला R³। जब ये बराबर की साइड आएगा तो बराबर की साइड आएगा तो ये कट करके क्या हो जाएगा? R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, यहाँ बीच में प्लस हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन किस में है देख लेते हैं। ऑप्शन बैस का ऑप्शन सी, 4R³ बाय R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हेमेटाइट डैश का अयस्क है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन। हेमेटाइट लोहे का अयस्क या खनिज है, इसे प्राकृतिक अयस्क भी कहते हैं। इसमें 66% तक लोहे की मात्रा पाई जाती है और लो एक्स संभवतः कच्चे तेल को छोड़ करके वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। 24 नंबर का प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है कि हल करने के लिए समीकरण दिया हुआ है, उसको हल करना है, जिसमें कि मिडिल टर्म को तोड़ते हैं जो कि -4x -5x में टूटता है, 2x² -4x -5x
प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने के बाद जो लास्ट वाला टर्म आता है 2x माइनस 5 और इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जब 2x माइनस 5 करते हैं तो x इक्वल टू निकल जाता है 5/2, और एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x बराबर निकल जाता है 2। एक बार x बराबर 5/2 और एक बार x बराबर 2। तो यही इसका राइट आंसर है, यही ऑप्शन दिया हुआ है। 5/2 और 2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि जो अलग अलग अक्षर है उन्हें अलग अलग चिन्ह से प्रदर्शित किया गया। इस आधार पर बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें सबसे पहले तो आपको जो ऑप्शन दिया है इसी ऑप्शन में से यहाँ पे पुट करना है वैल्यू पुट करने में, जैसे कि 24 है और यू किसको दर्शाता है? भागा को, तो यहाँ यू की जगह पे भागा दे देंगे। फिर आर किसको दिखाता है? तो आर प्लस को दिखाता है, तो आर की जगह पे प्लस दे देंगे। इसी तरह से यदि हम इसको चेक करते हैं तो 3 गलत होगा, 1 सही होगा और सही इसका सही आंसर होगा। आप लोग चेक करके देख लीजिए, डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वाष्प को पुनः संघनित करके जल बनाया जा सकता है। और ऐसा कोई भी क्रिया जिसमें एक बार कुछ बना लिया जाए पुनः उसी अवस्था में पूर्ववर्ती अवस्था में यदि कन्वर्ट कर लिया जाए तो इस अवस्था को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यह अस्थायी होता है, मतलब टेम्पोररी, और इसे एक वर्ड यूज करते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन। अगला प्रश्न है पहली 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है n² अर्थात 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400। 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर में दिया हुआ है कि जो एक श्रृंखला दिया है 3 से लेकर के 1 तक, यदि इन श्रृंखला के दूसरा भाग इसको यदि काउंट करते ये 22 होता है, 22 टर्म है इसमें से दूसरा भाग, लास्ट वाला 11 को दूसरा भाग कहा जा रहा है। इसे उलट दिया जाए, मतलब 12वां होगा 1, 13वां होगा @ 14वां होगा क्यों, इसी तरह से उलट दिया जाए तो उसमें ठीक पहले एक वर्ण और ठीक बाद एक चिन्ह होने वाली संख्या कितनी है? तो इसको देख लीजिए। इसमें इसका जो राइट आंसर है इसमें हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक क्या है? तो ये कंप्यूटर का प्रश्न है और ऐसा प्रश्न भी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा OQL। OQL एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है और OQL ऑब्जेक्ट क्वेरी भाषा है। OQL जो है SQL के बाद मॉडल ऑब्जेक्ट को ओरिएंटेड डाटाबेस के लिए एक क्वेरी लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है अपमार्जक क्या होता है? तो जो यूज करते हैं पाउडर कपड़े धोने के लिए, जिसको सर्फ भी बोलते हैं, वही अपमार्जक है। तो अपमार्जक मैले कपड़े से सरलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देता है। तो ये तो कथन है, कारण दिया हुआ है कि अपमार्जक का जो जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देता है, ये गलत है। बढ़ा नहीं देता, घटा देता है। यदि घटा होता तो सही होता, ये बढ़ा बोला है तो ये गलत है। और अपमार्जक मैले कपड़े सरलतापूर्वक तेल और गर्द निकाल देते हैं, ये सही है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कथन सही है, कथन ए सही है और कारण आर गलत है। देख लेते किस ऑप्शन में ऐसा है। ए सही है, ऑप्शन सी ए सही है, परंतु आर गलत है। जो अपमार्जक होता है इसका रासायनिक रूप से लंबी हाइड्रोकार्बन युक्त शोधन अभिकर्ता होता है यह, और अपमार्जक जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी आयनों के कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ अवक्षेप नहीं देता है। अपमार्जक जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, ये बोला था, बढ़ा देता है, इसीलिए गलत हुआ। और अपमार्जक मिला जल कपड़े के धागों में सरलतापूर्वक घुस जाता है, जिससे कपड़े के तेल और गर्द जो होता है वो सफलतापूर्वक उससे बाहर निकल जाता है। अगला प्रश्न है उस्ताद अमजद अली खां किस संगीत उपकरण में महारत हासिल की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद। 32 नंबर का है मैथ का प्रश्न। इसमें कह रहा है कौन सी संख्या बड़ी है? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको पावर के रूप में लिख लेते हैं। √2 को लिख सकते हैं 2 पावर 1/2। उसी तरह से 3³ को 3 पर पावर 1/3। इसीलिए 4 को 4 पर पावर 1/4 और 6√6 को 6 पर पावर 1/6। तो सबसे पहले जो भी नीचे में हर में दिया वो सब कैल्शियम ले लेंगे। 2, 3, 4 और 6 कैल्शियम 12 होगा। तो 12 ऐसे 12 पूरा करने के लिए नीचे को कितना से गुना करना पड़ेगा? सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। 6 से ऊपर 6 से नीचे, 4 से ऊपर 4 से नीचे, 3 से ऊपर 3 से नीचे, फिर 2 से ऊपर 2 से नीचे। इस तरह से क्या होता है 12 नीचे में आ जाता है। तो इस तरह से इसको देख लेंगे। 12 के लिए
इसको सॉल्व करेंगे तो 12 के अंदर में क्या आ जाएगा, 12 रूट में और 2 का पावर 6। इसी तरह से 12 का रूट और ऊपर में 4 से गुना किए थे तो 3 पर पावर 4। उसी तरह से 12 का रूट और 4 पे पावर 3 से किए थे तो 4 पे पावर 3। इस 12 का रूट और 6 पे पावर 2, तो इसका हो गया 2 पे पावर 6 64 हो गया, 64, 3 पे पावर 4, 3 के 3 9 और 81, ये 81 हो गया। 4 पे पावर 3, ये भी 64, 4 पे पावर 3 ये भी 64 और 6 पे पावर 2 ये 36। तो पूछ रहा था आपसे सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो √3 वाला सबसे बड़ी संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, √3 वाला सबसे बड़ी संख्या है, क्यूबिक रूट 3। अगला प्रश्न है, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कोई कुत्ता खिलौना नहीं है। तो इसको बना लेंगे वेन डायग्राम से। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं तो कुछ वाला ये बनेगा, कोई कुत्ता खिलौना नहीं है, खिलौना ये बनेगा। इधर बिल्ली है, बी लिख देते हैं, कुत्ता को सी लिख देते हैं और खिलौना को के से डिनोट कर देते हैं। तो जो पूछा जा रहा है उसमें है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ कुत्ते जो है के से खिलौना हो गया, तो सी से कुत्ता था, ये तो सही है। कुछ बिल्ली कुत्ता और कुछ कुत्ता बिल्ली है, एक दूसरे का अपोजिट है। कुछ खिलौने बिल्लियाँ हैं, कोई खिलौना बिल्ली नहीं है, इसीलिए 2 गलत हो गया। फिर आगे पूछा जा रहा है, कुछ बिल्लियाँ खिलौने नहीं है, तो ये खिलौना है, कुछ बिल्लियाँ खिलौना नहीं है, ये सही है। और सभी खिलौने बिल्लियाँ हैं, सभी खिलौने बिल्लियाँ हैं, ये भी गलत है। तो क्या क्या सही हुआ, तो निष्कर्ष में 1 और 3 सही है, 1 और 3 राइट आंसर है। देख लेते हैं 33 नंबर का 1 और 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमन समिति। लोकसभा अध्यक्ष नियमन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, ABC एक त्रिभुज के कोण है और निम्नलिखित में से गलत संबंध को छांटना है। तो बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखिए सब। ABC एक त्रिभुज का यदि 3 कोण है तो A जोड़ B जोड़ C इक्वल टू 180 डिग्री होगा। A जोड़ B जोड़ C इक्वल टू 180 डिग्री। और इसमें से जितने भी ऑप्शन है इसमें से A B एक साथ है तो AB को एक साथ रख लेते हैं। A जोड़ B इक्वल टू 180 माइनस C, 180 माइनस C। और यदि दोनों तरफ भागा 2 दे देते हैं, क्योंकि दोनों तरफ भागा 2 दिया है, दोनों तरफ से दे सकते हैं, बराबर के दोनों साइड 2 से भागा दे सकते हैं। तो एक तरफ हो गया A प्लस B बटे 2 इक्वल टू 90 माइनस C बटे 2। यदि दोनों तरफ यदि साइन लगा देते हैं तो साइन यही रह जाएगा, साइन A प्लस बी बाई 2। और यदि 90 साइन 90 माइनस C बटे 2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। इस आधार पर यदि इसका आंसर ऑप्शन पे ध्यान दिया जाए तो साइन कॉस में चेंज है, ये सही है। कॉस साइन में चेंज है, ये भी सही है। टेन सेक में चेंज है, ये गलत है। टेन कॉट में चेंज होता, ये गलती दिया है। कॉट टेन में चेंज है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ गलत संबंध को छांटने के लिए बोला जा रहा था। 36 नंबर का सवाल है, एक ध्रुवीय संयोजी बंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCl। HCl एक ध्रुवीय संयोजी बंध है। साथ ही हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है HCl एक यौगिक है और जिसका रासायनिक सूत्र HCl है। और HCl में H और Cl बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके एक ध्रुवीय संयोजी बंध बनाता है। कमरे के तापमान पर जो HCl है यह रंगीन गैस है जो वातावरण की आर्द्रता के संपर्क के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सफ़ेद धुएं बनाती है और इसका सहसंयोजी बंध HCl है। देखते हैं अगला प्रश्न है, एक आदमी 5,000 रुपये को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। तो इसे बहुत सिंपल तरीके से दोनों आधार पे आप ब्याज निकाल के घटा देंगे, वही आंसर हो जाएगा। और इसको यदि और शॉर्ट से बनाते हैं तो इस तरह से बना सकते हैं कि टोटल जो SI है परसेंटेज में 4 दूनी 8% हो गया और ये जो है 12.5% हो गया। तो कितना का SI परसेंटेज का अंतर है, तो 4.5% का 8% और 12.5%, तो 4.5% का अंतर है। 4.5 कितना का 4.5, तो 5,000 का
साढ़े 4%, 2 जीरो कट गया तो इसमें गुना कर देंगे। 5 से 5 25 और 5 को 20 2 22 और 2 डबल जीरो और 2 अंक के बाद तो 225 रुपया इसका राइट आंसर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न है, एक नाव जो है शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय करती है, तो इसका मतलब है नाव का जो चाल है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर पर आवर है, वहीं धारा की प्रतिकूल उतनी ही दूरी मतलब 6 किलोमीटर ही दिशा की अपेक्षा 3 गुने समय में तय करता है। तो 3 गुना समय है तो समय का अनुपात दिया है। इसको सॉल्व करने के लिए इजी वे में इसे अनुपात के मेथड से बना सकते हैं। इस मेथड को बनाने के लिए सबसे पहले तो देख लेंगे टोटल 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो धारा के साथ अर्थात x प्लस वाई अनुपात वही दूरी को धारा के विपरीत अर्थात x माइनस वाई। और ज़्यादा समय कब लेता है, जब धारा के साथ जाता है तो कम समय लेता है अर्थात 1 अनुपात में लेता है, और धारा के जब विपरीत जाता है तो ज़्यादा समय लेता है अर्थात 3 लेता है। क्योंकि कहा जा रहा है कि धारा की दिशा के प्रतिकूल और दिशा की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा समय लेता है, तो ये दिशा में 3 गुना ज़्यादा समय ले लिया। इस तरह से यदि इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं या फिर एक वैल्यू दिया हुआ है जो कि 9 का चाल था 6 किलोमीटर पर, x का वैल्यू 6 कर देते हैं तो y का वैल्यू आ जाता है। y का वैल्यू होता है 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर इसका वैल्यू निकलेगा। देख लेते हैं 38 के ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मोरिगा ओलिफेरा डैश का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रमस्टिक। मोरिगा ओलिफेरा एक तेज़ी से बढ़ने वाला पेड़ है जो 10 से 12 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और 45 सेंटीमीटर तक का व्यास हो सकता है। इसके जो फूल होते हैं सुगंधित होते हैं और उभयलिंगी होते हैं। यह उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ड्रमस्टिक इसका नाम है और इसका वैज्ञानिक नाम है मोरिगा ओलिफेरा। नाविकों के रेडियो एक्टिव और क्षय के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें। नाविकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान गामा किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करती है और इन किरणों के क्षय से परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है। जो किरणें होती है स्फुरदीप्त प्रभाव प्रदर्शित करती है और ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। इन किरणों का मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, धूमकेतु परिक्रमा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का। धूमकेतु सूर्य का परिक्रमा करता है। साथ ही धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय है जो कि पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने हैं और छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न। 42 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करें। इसे निकालने का 2 तरीका है, दोनों तरीका आप याद रख सकते हैं। एक फार्मूला एक कॉन्सेप्ट है। समचतुर्भुज है तो मान लिए ये समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज के विकर्ण, एक विकर्ण की लंबाई है 12 और दूसरे की लंबाई है 16। मान लेते हैं कि ये 16 है और ये 12 है। तो समचतुर्भुज का जो एक प्रॉपर्टी होता है, एक विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना और एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करता है। तो बराबर भागों में 16 है तो इधर भी 8 और इधर भी 8। ये 12 है, इधर से यहाँ तक की लंबाई 12 है, तो ये 6 तो ये भी 6। तो जब ये 8 और ये 6 है तो ट्रिपलेट नियम करेंगे, 8 और 6 का क्या होता है 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर नहीं समझ पाए तो इसको कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर से निकाल लेंगे, तो ये 90 डिग्री के सामने का है, तो ये कर्ण है। कर्ण बराबर 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 100, 100 का रूट अंडर 10, 10 सेंटीमीटर। और दूसरा फार्मूला से भी इसे बना सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, तो 4a स्क्वायर भुजा, समचतुर्भुज की भुजा और विकर्ण का जो संबंध होता है d1 बोले तो पहला विकर्ण d1 इसे सूचित करते हैं का होल स्क्वायर प्लस d2 जिसे क्या बोलते हैं दूसरा विकर्ण का होल स्क्वायर। तो इससे भी इसको निकाल लेंगे 10 निकलेगा। ये यहाँ पे ए मतलब हुआ भुजा, डी मतलब पहला विकर्ण, d1 मतलब पहला विकर्ण, d2 मतलब दूसरा विकर्ण। हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ लाख रुपए के बजट पेश किया है, तो ये भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे ध्यान देंगे, याद रखेंगे। यह है 1.77 लाख करोड़ रुपया।
हरियाणा सरकार ने 2022-23 के लिए 1.7 लाख रुपए का जो बजट पेश किया है, और ये पिछले वित्त वर्ष में हरियाणा सरकार ने 1.53 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इसके साथ ही जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना की घोषणा की है, और उन्होंने राज्य के विधानसभा में अपना तीसरा बजट पेश किया। अगला प्रश्न है कि क्यू पी का पुत्र है, एक्स क्यू की पुत्री है, आर एक्स की बुआ है, एल आर का पुत्र है, एल पी का संबंध। तो सबसे पहले इसमें जितना भी जनरेशन बनता है उसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्यू पी का पुत्र है। क्यू है पुत्र किसका? पी का। तो क्यू के बारे में तो एग्जैक्ट है कि क्यू जो है पुत्र है तो ये मेल है, मेल बोले तो पुरुष है, एम उसके नीचे में लिख देते हैं। एक्स क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री जो है ये एक्स है, ये फीमेल है तो नीचे में थोड़ा सा एफ लिख देते हैं। आर एक्स की बुआ है, एक्स की बुआ मतलब ये जो पुरुष है इसकी बहन ये है आर, तो ये आर है, ये भाई बहन है, और बुआ है तो मतलब फीमेल है, फीमेल है। एल आर का पुत्र है, आर का पुत्र है एल, और एल का पी से संबंध बताना है। तो ये दोनों भाई बहन, ये इनका बेटा पी का, क्यू पी का बेटा है और आर क्यू की बहन है, तो ये पिता, ये दोनों संतान है पी की। और जब बेटी का जो पुत्र होता है वो क्या होता है? तो नाती होता है। तो इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, दो पुरुष किसी काम को x दिनों में पूरा करते हैं, लेकिन वह महिला उसी काम को 3 दिन में पूरा करती है। एक पुरुष तथा एक महिला का अनुपात ज्ञात करें। इसके लिए वही फॉर्मूला लगाना है, M1 D1 H1, MDH बोलते हैं इसको, बटे W1 इक्वल टू M2 D2 H2 इक्वल टू W2। यहाँ पे M मेन को दिखाता है, D डे को, H आवर को, H दोनों जगह आवर को दिखाता है, W1 पहले काम को, W2 दूसरे काम को दिखाता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया है, दो पुरुष है तो इसको ऐसे लिखेंगे, पुरुष को M लिख देते हैं मेल, टू M D X दिनों में, तो यहाँ पे X लिख देते हैं। किसी काम को कर X दिनों में पूरा करते किसी काम को, तो बट्टे एक का कोई वैल्यू नहीं, एक काम को करता है। यहाँ पे दिया होता आधा काम, पूरा काम, या इतना किलोमीटर सड़क लंबा उतना किलोमीटर, वहाँ पे W का यूज होता है। M2 तो फिर दूसरी तरफ क्या है, लेकिन X महिला है तो सॉरी Y महिलाएं, तो Y को लिख लेते हैं, महिला को W से सूचित कर देते हैं, YW, उसी काम को 3 दिनों में इक्वल टू 3। तो अब कह रहा है एक पुरुष तथा एक महिला, तो पुरुष और महिला का अनुपात M बोले तो एक महिला को दिखा रहा है W, M एक पुरुष को दिखा रहा है, W एक महिला को, तो M बटे W रख लेते हैं और सबको इधर उधर कर लेते हैं। M बटे W इक्वल टू, इधर क्या बचा 3Y, और इधर से क्या आया 2X बटे 2X, मतलब 3X अनुपात 3Y अनुपात 2X, 3Y अनुपात 2X, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फिर दिया है 46 नंबर में, विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है, 63, 69, 65 और 66। इसमें से एक ही ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो कि सम है, बाद बाकी भी सम है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि सबसे पहले तो 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है। महात्मा गांधी भी जब ऑप्शन में बारदोली की महिलाएं नहीं हो तो महात्मा गांधी हो जाएगा, नहीं तो वैसे इसका ऑप्शन सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाएं दी थी। बारदोली की महिलाएं महात्मा गांधी से बोली थी वल्लभ भाई पटेल को सरदार, और महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि दी। तो दोनों तरह का प्रश्न होता है, या तो बारदोली की महिलाएं ऑप्शन रहे तो वही होगा, नहीं तो ऐसे में महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, एक दिन में कितने घंटे होते थे? 24 घंटे। और 24 को पहचानना, रोमन में कौन है? 10 10 20, एक्स होता 10 x 10, हाँ, और भी से पहले आई होता तो 4, तो ये हो गया 24 घंटे। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 22 मार्च 2022 को अपना 110वां स्थापना दिवस मनाया है? तो 22 मार्च को कौन सा राज्य मनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, बिहार इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दी गई उत्तर आकृति में से चयन करके प्रश्न आकृति को पूरा करना है। प्रश्न आकृति क्या है, उत्तर आकृति क्या है? तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो दिख रहा है ऊपर में एक फिगर आपको, ये किस में निहित है? ये कहीं न कहीं या तो इसमें या इसमें चारों में से किसी एक में निहित है। ध्यान से देखने पर ये ऑप्शन ए में निहित पता चलता है। अगला प्रश्न, कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउजर जिसमें कि हम किसी चीज़ को ब्राउज करते हैं, किसी चीज़ को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, यही होता है वेब ब्राउजर। तो कौन सा नहीं है?
तो यही प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिनक्स। लिनक्स एक वेब ब्राउज़र नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। साथ ही लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुक्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकास के मॉडल के तहत असेंबल किया गया है। क्रोम गूगल का एक वेब ब्राउज़र है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक कॉलेज दिया है, कॉलेज में जो अलग अलग विषय है वो दिया हुआ है, और अलग अलग विषय में जो प्रतिशत विभाजन को दर्शाया गया विद्यार्थियों का वो दिया है। तो जो नीचे डेटा है, चाहे 25 हो 35 हो, ये जो डेटा दिख रहा है ये सभी परसेंटेज को दिखा रहा है। अब आगे देखते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है कॉलेज बी के अर्थशास्त्र के विषय के विद्यार्थी, कॉलेज बी ये हुआ, और अर्थशास्त्र के लिए कॉलेज बी में अर्थशास्त्र का 40%, अर्थशास्त्र का एक ही है 40% कॉलेज बी में। विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज सी के विज्ञान, तो कॉलेज सी ये है और इसके विज्ञान विषय में 45% है। तो विज्ञान विषय के छात्रों का कितना प्रतिशत है। साथ ही यदि यहाँ पे ये दिया हुआ है कि टोटल यहाँ जो नीचे जोड़ के दिया हुआ है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में देखेंगे, अर्थशास्त्र में कॉलेज बी का देखेंगे 10,000 का, 10,000 का कितना निकालना है 40%, 10,000 का 40% 4,000 हो गया। फिर कॉलेज सी के विज्ञान विषय के विद्यार्थी, कॉलेज सी और विज्ञान 45% कितना का 15,000 का 45%, 15,000 का 45% निकालेंगे। और दोनों में क्या कर रहा है, तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, एक तो हुआ 4,000 और जब 45% निकालेंगे ये होगा 6,750। तो कह रहा है कि विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है कॉलेज बी के अर्थशास्त्र के विद्यार्थी। तो जिससे तुलना हो रहा है वो नीचे रहेगा और जिसका तुलना हो रहा है वो ऊपर होगा। अर्थशास्त्र का तुलना हो रहा है तो ऊपर रखेंगे 4,000, और जिससे तुलना हो रहा है विज्ञान से, कॉलेज सी के विज्ञान से, तो 6,750 गुना 100 परसेंटेज मांग रहा था। ये निकलेगा लगभग 59.25 तो यहाँ पे लगभग वर्ड यूज किया है, लगभग यूज किया, तो 59 इज ए राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक बक्से में 180 रुपये हैं, इसमें से 1 रुपये का 50 पैसे का 25 पैसे का सिक्का है और सिक्कों का अनुपात 2, 3, 4 है। बहुत आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को बनाने के लिए जो रुपया दिया हुआ है उसे पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 180 रुपया कितना पैसा हो जाता है, तो उस पर डबल जीरो बैठा देंगे तो 18,000 पैसा होगा। 1 रुपया भी है, इसको भी पैसा में बदलना है, तो 1 रुपया बोले तो 100 पैसा, और इसके सिक्कों की संख्या कितना है 2 है, तो इसको मान लेते हैं 2x, प्लस 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है, तो 50 पैसे के सिक्के की संख्या 3x, और इधर 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है ये 4 है, तो 25 गुना 4x, इस तरह से इक्वल टू 18,000, क्योंकि 180 है डबल जीरो बैठा है तो 18,000 हो गया। इस तरह से इसको यदि सॉल्व करते हैं तो x बराबर निकलता है 40, x बराबर 40 निकलता है। और प्रश्न पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे बीच में था अर्थात 3x, तो x का वैल्यू रख देते हैं 3 में, तो इक्वल टू 120, 120 इसका सही आंसर है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 120। अगला प्रश्न, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज है तथा तरंगदैर्घ्य 40 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग 3.2 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे जो आवृत्ति दिया है, आवृत्ति है 4 किलो हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे, तो किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करने के लिए 1,000 से गुना, तो 4,000 हर्ट्ज हो जाएगा। 4,000 हर्ट्ज, ये 40 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100 इक्वल टू 0.4 मीटर। इसके बाद चाल बराबर मतलब कितना ध्वनि तरंग द्वारा दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करना है। तो इससे पहले हम इस चाल ज्ञात कर लेते हैं। चाल बराबर होता है एन लेमडा, एन का वैल्यू है यहाँ पे 4,000 और लेमडा तरंगदैर्घ्य का वैल्यू है 0.4। इस तरह से इसका हो गया 1600 मीटर पर सेकेंड, 1600 मीटर पर सेकेंड। तो समय मांग रहा है यहाँ पे, तो समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी क्या है 3.2 किलोमीटर दूरी दिया है, 3.2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 32, 3.2 गुना 1,000, इसको ऐसे रख लेते हैं और भागा हो जाएगा चाल से। चाल कितना है 1600 मीटर, 1600। तो इस तरह से इसको यदि कन्वर्ट करते हैं तो ये निकलता है 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। केंद्र सरकार की अगले कितने सालों में कम से कम 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना बनाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 साल। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तालिका दिया हुआ है, इसमें 6 वर्ष में दौरान शोरूम से बेची गई कारों की संख्या को दर्शाया गया है। इस तालिका में देख लेते हैं तालिका। 6 वर्ष है, 2011 से लेकर के 2016 तक कुल 6 वर्ष है। 6 वर्ष में जो कार बेचा गया है शोरूम ए, शोरूम बी, शोरूम सी में 2011 से लेकर 16 तक कितना कितना कार बेचा गया ये दिया हुआ है। अब पूछा जा रहा है दिए गए 6 वर्ष के दौरान शोरूम ए द्वारा बेची गई कारों की औसत संख्या, औसत निकालना बेहद ईजी है, बहुत आसान है। 500 जोड़ 400 जोड़ 520 जोड़ 620 जोड़ 650 जोड़ 630 सभी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 6 वर्ष का है तो 6 से भागा दे देंगे। भागा देने के बाद जो निकलेगा वही इसका राइट आंसर होगा और इसका राइट आंसर है 566.7। निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रभावित धारा का अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात V बराबर IR, जहाँ V वोल्ट है, I प्रभावित धारा है और R चालक का प्रतिरोध है। और साथ ही जानते हैं कि ओम के चालक के रूप में सिल्वर धातु का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सिल्वर सबसे अच्छा चालक माना जाता है। इसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम और आयरन आता है। अगला मैथ का सवाल है, देखते हैं। समान क्रय मूल्य के 14 घड़ियों का जो कीमत है यह है 450 रुपया, 450 रुपया और बेचा गया, समान क्रय मूल्य वाले 14 घड़ियों को 450 रुपये की दर से बेचा गया तो 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 1 घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत आसान प्रश्न है, इसको देखेंगे। सबसे पहले तो इसमें मान लेते हैं माना कि 1 घड़ी का CP है, 1 घड़ी का CP x है। जब 1 घड़ी का CP x है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक इक्वेशन पे, क्योंकि जब यहाँ पे दिया है लाभ होता है तो लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे। तो विक्रय मूल्य क्या है? 1 घड़ी का है 450, 14 घड़ी का 14 गुना 450, इसमें से क्रय मूल्य को घटाएंगे। 1 घड़ी का क्रय मूल्य x है तो टोटल कितनी घड़ियाँ हैं? 14 घड़ी है तो 14x, 14x हो गया। अब क्या करना है, तो कितना के बराबर लाभ होता है? तो ये लाभ जो है टोटल 4 घड़ी के जो इसका क्रय मूल्य है अर्थात लागत मूल्य उसके बराबर होता है, इक्वल टू 4। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो x बराबर निकलता है 350 और x क्या माने थे? लागत मूल्य अर्थात CP अर्थात क्रय मूल्य, और यही मांगा जा रहा है 1 घड़ी का क्रय मूल्य। तो ये है 350, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 350 रुपया। अगला प्रश्न है, एक स्थान के जो कि राजधानी P से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है, याद रखेंगे उत्तर पश्चिम है, और एक स्थान R जो 2 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम है, और एक स्थान M जो R से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है, फिर उत्तर पश्चिम आया, और एक स्थान है दक्षिण पश्चिम। 2 ही दिशा है, या तो उत्तर पश्चिम है या दक्षिण पश्चिम है। तो सबसे पहले एक फ्रेम पे देख लेते हैं। ये फ्रेम है, इधर उत्तर हो गया, इधर पूरब हो गया, इधर दक्षिण हो गया और इधर पश्चिम हो गया। तो जब इधर उत्तर पश्चिम कर रहा है तो उत्तर पश्चिम के लिए इधर आएंगे, ये दिशा जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो उत्तर पश्चिम चले जाएंगे, और दक्षिण पश्चिम तो इधर आएंगे, नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के लिए कोई यहाँ है तो ऐसे आएगा, यहाँ है तो ऐसे आएगा, यहाँ है तो ऐसे आएगा। इधर जो आएगा ये दक्षिण पश्चिम होगा। अब सवाल पे आते हैं। सवाल में कह रहा है कि एक स्थान है के एक स्थान के जो कि राजधानी P से, तो पहले P से शुरुआत करेंगे। राजधानी P से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम है। उत्तर पश्चिम को दिखाने के लिए अभी दिखाए थे, ऐसे दिखाएंगे, ये उत्तर पश्चिम हो गया। फिर क्या कहा जा रहा है? उत्तर पश्चिम की ओर है, और एक स्थान R जो कि K से दक्षिण पश्चिम में है। K से दक्षिण पश्चिम दिखाने के लिए इधर आना पड़ेगा, R है और ये K था, ये दक्षिण पश्चिम में है। फिर क्या कह रहा है? M जो R से 2 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर है। पूछा जा रहा है तो बताएं कि P के सापेक्ष T की दिशा क्या है। तो P के सापेक्ष T, P है पूरब में, T है पश्चिम में, तो P के सापेक्ष T का जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। T किधर है? तो पश्चिम में है, P इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम। अगला प्रश्न है 60 ए जो है ट्रेन ए लुधियाना से दिल्ली के लिए 11 AM में, मतलब सुबह में खुलती है। ये जो है 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। ट्रेन बी है 2 PM में, उसी रूट से लुधियाना से दिल्ली और उसी दिशा में 72 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। कितने समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी? इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले एक फ्रेम लेना है। फ्रेम पे एक ही ओर, इधर लुधियाना है L दे देते हैं, इधर दिल्ली है D। तो दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है,
एक 11 AM में खुलती है, जो सबसे पहले खुलती है सुबह में 11 बजे, और दूसरा 2 बजे खुलती है। 11 से 2 के बीच के अंतराल कितना समय का? 3 घंटा इसका यूज होगा, इसको ध्यान रखेंगे। 11 से 2 तक 3 घंटा। जो पहले ट्रेन खुली है ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी, ये 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। और बाद में जो 3 घंटे बाद ट्रेन खुली है ये 72 किलोमीटर, ये ज़्यादा स्पीड से चल रही है, तो ये जरूर पकड़ेगी। और कहाँ पकड़ेगी यही बताना है कि कितने बजे पकड़ेगी ये बताना है। तो जो पहले 3 घंटा पहले खुल चुकी है वो कितना दूरी तय कर ली है अभी तक में? तो 60 किलोमीटर 1 घंटा में, तो 3 घंटा में 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। पकड़ने में लगा समय बराबर क्या होता है? इसे याद रखेंगे, दोनों के बीच की दूरी। तो बीच जब ये 180 किलोमीटर दूरी तय कर चुकी है तो दोनों के बीच की दूरी 180 हो गया, बटे सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल का मतलब हुआ कि एक ही दिशा में जा रही है तो दोनों का जो चाल होगा वो घट जाएगा, और अलग अलग दिशा में आता तो जुड़ जाता। तो एक ही दिशा में जा रहा है तो 72 में से 60 घटा 12, तो ये काटेंगे तो ये 15 घंटा हो गया। यही इसका, यदि पूछता कि कितने घंटे बाद मिल जाएगी तो तब होता आंसर 15 घंटे बाद। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कब मिलेगी, कितने बजे मिलेगी? तो लास्ट वाली ट्रेन जब 2 बजे खुली है उसके 15 घंटे बाद। तो 15 घंटे बाद क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 12 घंटे बाद क्या होगा। फिर 2 ही बजेगा, लेकिन 2 जो PM में है वो AM हो जाएगा, और 12 घंटा इसमें से ले लिया तो 3 घंटा बचा है, तो 2 3 5, तो 5 AM, 5 बजे सुबह में, नेक्स्ट डे 5 बजे सुबह में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल कर क्या कर सकते हैं आप? दरवाज़ा खोल देते हैं तो आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, ये इसका सही आंसर है। क्योंकि रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रहने पर उसमें से अनेक प्रकार की गैसें, जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी होता है, वह सब निकलती है और जो कमरे के तापमान को बढ़ा देती है। और फ्रिज में फ्रीऑन गैस भरी होती है जो ताप बढ़ाने नहीं देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी इमारतें चाक हैं। ये इमारत है और ये चाक है। सभी इमारत चाक है और सभी बोर्ड भी चाक है। ये बोर्ड है और ये चाक है। ये चाक है, चाक में दोनों आ गया। आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 62 का, देख लेते हैं स्टेटमेंट। ये कथन है और जो निष्कर्ष दिया होगा वो क्या है देख लेते हैं। कुछ इमारत बोर्ड है, यहाँ देखेंगे कुछ इमारत बोर्ड है तो ये गलत कर रहा है। कुछ चाक बोर्ड है, कुछ जो चाक है ये चाक है, ये चाक, कुछ चाक बोर्ड है, ये भी सही है। तो ये सही है, पहला गलत था। तो ऑप्शन केवल 2 को फॉलो करता है, तो डी इसका 62 का डी सही आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये साझेदारी वाला प्रश्न है, बहुत आसान है। 3 साझेदार के बारे में दिख रहा है। 3 साझेदार है, तीनों व्यापार प्रारंभ करता है। व्यापार प्रारंभ करने के बाद लास्ट में 16,950 रुपये का लाभ होता है। पूछ रहा है कि किसका हिस्सा कितना है। इस व्यापार में टर्म एंड कंडीशन होगा। टर्म एंड कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो ए जो पूंजी लगाता है तो पूरे वर्ष के लिए 4,000 ही लगाया रहता है। लेकिन बी क्या करता है, पहले तो 6,000 रुपया लगाता है और 4 माह के बाद अंत में 8,000 कर देता है। 6,000 को 8,000 कर देता है। और सी जो है शुरू में 8,000 लगाता है, लेकिन 9 माह के बाद 2,000 रुपया निकाल लेता है। ये टर्म एंड कंडीशन है। इस कंडीशन से इसको सॉल्व करना है कि जब लास्ट में 16,950 रुपया का लाभ हुआ तो किसको कितना मिला। बहुत आसान सवाल है। इसके लिए सबसे पहले तो इसमें से जो भी कॉमन जीरो दिख रहा है, जितना भी डेटा दिया हुआ उसमें कॉमन जीरो क्या है? 3 जीरो सबका कॉमन है, सबको कैंसिल कर देंगे। 3 जीरो कैंसिल करने से थोड़ा सा आसान होगा, जीरो का लफड़ा नहीं होगा, तो इजी वे में इसे कर सकते हैं। सबसे पहले ए जो है ये 4 के अनुपात में लगाया और पूरे वर्ष भर के लगाया, तो 12 लिख लेते हैं इसको अनुपात। ये ए का हो गया। बी क्या किया है? बी तो पहले 4 माह के लिए लगाया है 6 रुपया, मतलब 6 रुपया इसको जीरो कैंसिल करने के बाद अर्थात 6,000 रुपया, और 6 रुपया भी बोल सकते हैं। ये 4 माह के लिए लगाया और जिसे 4 माह के अंत में इसे 8,000 कर देता है, तो वर्ष तक रखा और अंत कर दिया 4 माह के बाद। तो 8 महीने ये क्या किया? 8 के रेशियो से ये इसमें लगाया। और सी के बारे में क्या कर रहा है? सी तो पहले लगाता है 8,000 लगाता है कब? शुरुआत में लगाता है, लेकिन 9 महीने के बाद, तो 9 महीने का अंत में, तो 9 महीने तक तो रहता है 8 के अनुपात में, 8 गुना 9 रहता है इसका। उसके बाद ये क्या करता है? 2,000 रुपया निकाल लेता है। जो 8 लगाया था 2 निकाल लिया, तो कितना बचा? 6, और 9 महीने तक तो रख लिया था। अब कितना महीने बचा? तो 3 महीने, 9 3 12, तो साल भर हो गया। इसका कर लेते थे, ये 48 अनुपात 1 48 हो गया। 6 चौके 24 और 8 8 64, 24 64 88, 88 अनुपात ये 8 9 72 36 18 72 18 90, ये अनुपात हो गया। ये इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेंगे, सरल कर लेंगे। 24 44 और 45। अब पूछ रहा है सबका हिस्सा, तो सबके हिस्से के लिए 24 बट्टे कर लेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। सभी को जोड़ने पर क्या आएगा? सभी को जोड़ने पे 1 1 3 आएगा। गुना क्या करेंगे?
तो जितना रुपया लाभ हो रहा है 16,950 रुपया 950। इसी तरह से 24 पहला का निकल जाएगा। इसी तरह से दूसरे निकालने के लिए 44/113 गुना 16,950, 45/113 गुना 16,950, और इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। इसका राइट आंसर आता है ऑप्शन ए 3600, 6600 और 6750, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर क्या होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए कम होता है। किसी भी उत्तल लेंस का जो फोकस अंतर होता है वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग के लिए कम होता है, ये याद रखेंगे। क्योंकि किसी भी उत्तल लेंस का जो फोकस होता है, और इसमें उत्तल लेंस का जो प्रयोग होता है ये दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है, और ये रंग के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। जीन के जिस समूह की क्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपेरॉन, उसे ऑपेरॉन कहते हैं। ऑपेरॉन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1960 ईस्वी में जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा दिया गया था, और ये अनुवांशिकी में एकल प्रेरक के अंतर्गत ऑपेरॉन जीनोमिक जो कि डीएनए होता है उसकी कार्यात्मक इकाई होती है। अगला सवाल है कैलेंडर से रिलेटेड सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। किसी महीने की जो तीसरी तारीख है उसे मंगलवार पड़ता है, तो उसी महीने के 27 तारीख से चौथे दिन पहले कौन सा पड़ेगा समय, तो इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो तीसरे 3 तारीख को क्या पड़ता है, मंगलवार, ट्यूसडे पड़ता है। तो कब कब ट्यूसडे पड़ेगा, तो साथ साथ जोड़ते चलेंगे। 10 को पड़ेगा ट्यूसडे, 17 को पड़ेगा और 24 को पड़ेगा ट्यूसडे। यहाँ बात हो रही है 27 की, 24 को मंगलवार, 25 बुधवार, 26 बृहस्पतिवार, 24 मंगल, 25 बुध, 26 बृहस्पति और 27 को शुक्रवार। और पूछा जा रहा है चौथे दिन पहले, शुक्रवार से 4 दिन पहले आएंगे, तो जब शुक्रवार से 4 दिन पहले आएंगे तो ये हो जाएगा सोमवार। अगला प्रश्न है कि बोतल का दूध पीने वाले बच्चों की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दीर्घकाय नहीं होगा, और उसमें रोगों प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी, ये भी सही है, ये भी सही है। उसमें विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, ये भी सही है। उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है, ये बात गलत है, असामान्य वृद्धि नहीं होती, ये कह असामान्य वृद्धि होती है, ये गलत है। माँ का दूध अपने आप में ही संपूर्ण आहार माना जाता है, और इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो शिशु के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। जबकि बोतल का जो दूध होता है इसमें बहुत सारे पोषक तत्व नहीं होते हैं। जो बच्चा दूध का बोतल का दूध यूज करता है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं होती है, विटामिन और प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे कि उनका पूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता है। शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कार्य बटे समय। और बात आई है शक्ति की, तो शक्ति क्या है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा या मशीन के द्वारा या फिर किसी भी वस्तु के द्वारा एक खास समय में, एकांक समय में जो कार्य किया जाता है उसे शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं, उसे पावर बोलते हैं इंग्लिश में। और इसका जो यह एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक जो होता है जूल प्रति सेकेंड होता है, या वाट भी कहते हैं। और एक होता है अश्व शक्ति भी होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। अगला प्रश्न है 3 पात्र दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। 3 पात्र है, तीनों की क्षमता है 3, 2 और 1। इसको मान सकते हैं 3 लीटर वाला बाल्टी है, 2 लीटर वाला है और 1 लीटर वाला है। कोई भी बर्तन हो सकता है, पात्र हो सकता है। वे दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, दूध और पानी इसमें मिला हुआ है। तीनों पात्र में दूध और पानी का अनुपात जो है 5-2, 5-2, 4-1 और 4-1, 4-1, 4-1 दोनों में है। पहले से 1/3 निकाल लिया गया, दूसरे से 1/2 निकाल लिया गया, और तीसरे से 1/7 निकाल करके एक नया पात्र में तीनों को मिला के रख दिया गया। उसमें पानी का परसेंटेज पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। और आगे इस टाइप का यदि कभी सवाल आता है तो मिस नहीं करेंगे। सबसे पहले तो 3, 2, 1 में है। सबसे पहले तो मान लेते पहला, दूसरा, तीसरा 3 बर्तन है, 1, 2, 3 मानिए, या पहला, दूसरा, तीसरा मानिए। मान लेते पहला बर्तन ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। पहले बर्तन में किसका, पहले दूध है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है, MNW का रेशियो है, क्या है 5:2, फिर है 4:1, फिर है 4:1। तो इस तरह से इसका कितना हो गया, टोटल कुल मात्रा है 7, इसका 5 और इसका भी 5 और 5। इसको क्या करते हैं, इक्विवेलेंट में करते हैं। 7, 5 और 5 कैल्शियम ले लेते हैं, 35 होता है। इसमें 5 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 से मल्टीप्लाई, इसमें 7 से मल्टीप्लाई, इस तरह से क्या हो गया, तीनों का 35 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहा है कि इस अनुपात में तो लिया गया, लेकिन इसमें जो पहले से मात्रा है ये 3 के अनुपात में है। ये जो पहला बर्तन है, बड़ा वाला बर्तन, इसमें 3 के अनुपात में है,
और दूसरे में 2 के अनुपात में और तीसरे में 1 के अनुपात में है। और पहले वाले बर्तन से कितना अनुपात निकाला गया है? 1/3 भाग निकाला गया है। दूसरे वाले बर्तन से 1/2 अनुपात निकाला गया है, 1/2 अनुपात निकाला गया है। इसके बाद वाले बर्तन से कितना निकाला गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद वाले बर्तन से 1/7 निकाला गया है, 1/7। अब क्या करेंगे, अब इसमें किस पे कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि तो नए मिश्रण में पानी का अनुपात क्या है, तो सबसे पहले तो इसे क्रॉस कर लीजिए, 3-3 कटा, 2-2 कटा और 7 और 7 कटा। तो कितना इसमें पहले तो 7-7 कैसे कर लिए थे, सबको जोड़ लिए थे। अब दोबारा इसमें कितना से गुना करना, मल्टीप्लाई करना पड़ा था। इसको एलसीएम के लिए 35 हुआ था, तो 5, 7 और फिर 7। और इसको इसमें यदि वाटर देखते हैं तो 5 से गुना किए थे, इसमें भी 5 से कर देंगे तो ये 10 हो गया। पानी 10 है पहले में, फिर दूसरे में 7 है और तीसरा तो कट ही गया इक्विवेलेंट होने में, तो न है कुछ तो 1 है, तो इसका 1 हो जाएगा। तो टोटल पानी कितना हो गया, 10 + 17 1 18 लीटर। 18 लीटर टोटल कितना में, तो टोटल ज्ञात कर लेंगे। टोटल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ते हैं। जोड़ने में क्या होता है, 75 आ जाता है। 75 कैसे, तो सब जितना भी उसमें मिश्रण है सभी में, जैसे कि इसमें 5 से किए तो दोनों में 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 70 और इधर से 70 के बाद इधर कर लेंगे। इधर कितना आ गया, 5, 5 × 1 = 5 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये दोनों मिला के 5 था, 5 × 1 = 5 हो गया, तो 75 हो गया। तो 18/75 × 100, 18/75 × 100। ये कटा 3 मरतबे, 100 कटा 4 मरतबे और 3 × 6 = 18, 6 × 24%। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय बल्लेबाज डैश ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। सुरेश रैना इसका राइट आंसर है। 71 नंबर का प्रश्न है, वह न्यूनतम प्राकृत संख्या कौन सी है जिसे 3000 में भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बनेगा, तो सबसे पहले 3000 का गुणनखंड तोड़ लेंगे। गुणनखंड में आ गया 3 × 1000, 3 × 1000, तो 1000 एक पूर्ण घन है, जिसमें 3 से भागा दे देते, 3000 में 3 से भागा देते तो 1000 आता है। 1000 पूर्ण घन है, यही पूछा जा रहा है कि कौन से भागा देंगे, और न्यूनतम भी होना चाहिए। 3 है, 3 से छोटी किसी भी संख्या से भाग देते हैं ये पूर्ण घन नहीं बनता, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य पूछा जा रहा है। तो डीडीटी एक रोगाणुनाशक है, ये बिल्कुल गलत है, डीडीटी रोगाणुनाशक नहीं है। उसके बाद टीएनटी कीटनाशक है, ये भी गलत है। आरडीएस एक विस्फोटक है, ये सही है। एलएसडी एक विषाणुनाशक है, ये भी गलत है। और सत्य पूछा जा रहा था, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बात आती है साइक्लोनाइट की, तो साइक्लोनाइट जर्मनी में हेक्सोजोन तथा इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। इसमें प्लास्टिक पदार्थ जैसे पॉलीब्यूटेन एक्रिल अम्ल और जो यूटेन होता है मिला करके ये बनाया जाता है, और ये एक प्रचंड विस्फोटक है। इस समय आतंकवादी इसका प्रयोग कर रहे हैं। टीएनटी का पूरा नाम 2,4,6 नाइट्रोट्रायलिन होता है, और यह एक विस्फोटक पदार्थ है। इसमें बम तथा हथगोला बनाया जाता है। डीडीटी एक कीटनाशक पदार्थ है, जिसे भारत सरकार ने पौधों पर छिड़काव पर रोक लगा दी है। अगला प्रश्न है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। नाम से ही स्पष्ट, स्थिति मतलब अस्थिर, अस्थिर बोले तो विश्राम की स्थिति। स्थिति या स्थिति विज्ञान यांत्रिकी की वह शाखा जिसमें भौतिक वस्तुओं के पर लगे बल और आघूर्णों की उपस्थिति में उसके स्थैतिक संतुलन अर्थात विश्राम और स्थिति को अध्ययन किया जाता है। इसमें अगला प्रश्न है, यदि एक कोड में माइंड को KGLB बोला जाता है तथा आर्ग्यू को YPESC बोला जाता है, उसी में डायग्राम को क्या बोला जाएगा। तो सबसे पहले M को क्या किया हो गया, तो 2 घटा दिया, सब में 2 घटा के बनाया है। उसी तरह से डायग्राम के सभी लेटर में से 2-2 घटा देंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वर्णांधता हमारे शरीर के किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शंकु कोशिका। शंकु कोशिका में जो गड़बड़ी होता है उसी कारण वर्णांधता होता है। इसे कलर ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। वर्णांधता मुक्त शंकु कोशिका में गड़बड़ी कारण उत्पन्न होता है, ये याद रखेंगे। और यह एक प्रकार के अनुवांशिक रोग है, और इसको डाल्टनिज्म में भी बोला जाता है, क्योंकि यह सबसे पहले डाल्टन में देखा गया था। इसकी खोज सबसे पहले डाल्टन ने की थी। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल और हरे रंग के पहचानने की क्षमता नहीं होती है, और यह लिंग संबंधित रोग है जिसका वाहक स्त्रियां होती है तथा पुरुष मुख्यतः प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इनके जो गुणसूत्र है, क्रोमोजोम है, उसमें सूत्र जो होता है क्रोमोजोम XX प्रभावित हो, तब यह कलर ब्लाइंडनेस होता है। अगला प्रश्न है, एक तरफ तो भूगर्भीय समय दिया है, दूसरी तरफ जीव दिया हुआ है, जीव का रूप दिया हुआ है। तो इस रूप के लिए इसमें से मिलान करना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाइस्टोसिन के लिए मानव वंश,
पेलियोसिन के लिए मंडूक, और परमेनियन के लिए स्तनपाई, कैम्ब्रियन के लिए अकशेरुकी। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर ध्यान देंगे। इसका 2 4 3 1, 2 4 3 1 इधर होगा, 2 4 3 1। लंगर डालकर रोकी हुई 9 लहरों से हिल रही है, जिनके तरंगों का ऊपरी जो सिरा है ये 1000 मीटर 1000 मीटर अलग है। तरंगों के ऊपरी सिरों का वेग 25 मीटर प्रति सेकंड है। 9 के हिलने की आवृत्ति क्या है? तो इसके लिए सबसे पहले तो इसमें 77 के लिए सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि 9 की जो हिलने की आवृत्ति होती है उसका क्या फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला है तरंगों के सिरों का वेग जो कितना है 25 है, जो भागा तरंग की ऊपरी सीमा, और तरंग की ऊपरी सीमा भी दिया हुआ है 100। तो 25 भागा 100 इक्वल टू 0.25 हर्ट्ज। 0.25 हर्ट्ज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गणेश एक बिंदु से 20 मीटर पूरब की ओर तथा 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। सबसे पहले तो ये गणेश है, ये यहाँ से चलता है और 20 मीटर पूरब जाता है, मान लिया ये 20 है। फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो 10 मीटर दक्षिण के क्रम में इधर आ गया वो, 10 मीटर दक्षिण की ओर आता है। फिर 35 मीटर पश्चिम जाता है, यहाँ से 35 मीटर पश्चिम जाने के क्रम में यहाँ तक दूरी तय करता ही है जो कि 20 है, और इसके अलावा 15 और करता है, तब जा कर के वो 35 तक पहुँचता है। 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर तथा 15 पूरब की ओर। 35 तक गया, फिर 15 आ गया, तो यहाँ तक आ गया, मान लिया ये 5 हो गया क्योंकि 5 फिर पूरब आया है। तो अब कह रहा हुआ आरंभिक बिंदु से गंतव्य स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आरंभिक ये था, गंतव्य है। सबसे पहले इसको मिलान कर लेंगे, ये 20 है, ये भी 20 है, ये 10 है, ये भी 10 है। यहाँ से यहाँ तक कितना किया था 15, इसमें से 5 आ गया तो ये भी 10 हो गया। तो ये 10, ये 10, यहाँ 90 डिग्री, ये कर्ण, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट 10 का होल स्क्वायर, 10 का होल स्क्वायर 200, रूट अंडर 200, रूट अंडर 200 को यदि तोड़ते हैं तो 10√2 मीटर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका परिकलित कीजिए। पिछले टेस्ट में भी माध्यिका से प्रश्न आया था, उसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ था, चर अर्थात पद दिया हुआ था। यहाँ पे जो है सबसे पहली बात है कि वर्ग अंतराल दिया है। ध्यान से देखिए, इसमें इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आगे भी ऐसे प्रश्न आएंगे और एग्जाम में बार बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले बारंबारता दिया रहे तो इसका संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी 4 है तो 4 रहेगा। फिर आगे जोड़ देंगे, 4 जोड़ेंगे 15, फिर 19 जोड़ेंगे 34, फिर 14 जोड़ेंगे 48, फिर 2 जोड़ेंगे 50। तो n बराबर 50 हो गया, और n2 बराबर हो गया 25। मतलब n जो होता है सबसे अंतिम होता है, कुल पदों का योग होता है, ये 50 है। तो n2 बराबर क्या हो गया 50/2 इक्वल टू 25। इसके बाद सबसे पहले तो फार्मूला लिख देते हैं। माध्यिका बराबर फार्मूला क्या होता है, L1 प्लस n/2 माइनस सी बट्टे एफ, टोटल का बट्टे एफ गुना एच। ये फार्मूला होता है। माध्यिका बराबर फार्मूला होता है, माध्यिका इज इक्वल टू, फिर से ध्यान से देखेंगे, L1, फिर बता रहे हैं L1 क्या है, पहले देख लीजिए, L1 प्लस L1 के बाद n/2 माइनस सी बट्टे एफ गुना एच। यहाँ पे L1 जो है ये माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है। सबसे पहले तो माध्यिका वर्ग निकालेंगे। माध्यिका वर्ग हो गया n/2 मतलब 25, 25 से जस्ट बड़ा, अभी जो निकाल लेते हैं उसमें से 25 से जस्ट बड़ा 34 है। तो 34 जो है, 34 किसका तीसरा है, तो माध्यिका वर्ग कितना से कितना हो गया 35 से 45 माध्यिका वर्ग है। तो माध्यिका वर्ग की जो निम्न सीमा है 35 से 50 में निम्न सीमा क्या है, तो 35 है। तो L1 बराबर क्या हो गया 35, L1 35। ध्यान देंगे आगे फार्मूला में क्या है आपका n/2, ये 25 निकल चुका है। आगे है सी जो है होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग से ठीक पहले, तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की जो माध्यिका वर्ग है ये 34, उसे ठीक पहले कितना निकाले थे 15, तो ये निकल गया C इक्वल टू 15। अब फिर इसमें F क्या है, तो F माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, यहाँ संचयी नहीं है, ये केवल बारंबारता है। तो माध्यिका वर्ग की बारंबारता क्या है, तो ये तो सवाल में भी दिया हुआ था, ये कितना है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, यहाँ पे टोटल C है, तो ये C 15 है। ध्यान देंगे ये 15 है यहाँ पे, तो ये 15 हो गया, C बराबर 15। उसके बाद आ गया F माध्यिका वर्ग की बारंबारता 19, F बराबर 19 हो गया, 19 से भागा देंगे, और h मतलब वर्ग अंतराल 15 से 25 है, तो h जो है ये 10 है। यदि इन सभी h बराबर 10, इन सभी को पुट करते हैं तो माध्यिका बराबर निकलता है 40.26। इसका राइट आंसर हो जाएगा 40.26, ऑप्शन बी।
और मादिका जो है, जो मादिका वर्ग अंतराल है, इसी के बीच में इलाइज करता है। तो ध्यान देंगे, हो सकता है कभी ऐसा भी 35 और 45 होगा और उसके बीच में आने वाला एक ही ऑप्शन होगा। इस तरह से इसको ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 80 नंबर का प्रश्न है। 80 नंबर के प्रश्न में है कि नीचे दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या को ज्ञात करें। लुप्त संख्या क्या है, तो इसमें से चूज करना है, जो भी लुप्त है उसे ढूंढना है। इस सीरीज को देखना है। 2 के बाद 10 आया है, तो 2 के बाद 10 कैसे आ गया, तो सबसे पहले 2 में क्या किए, 2 में गुना किए। किससे गुना किए, तो सबसे पहले 2 या 6 और 4 जोड़ दिए, तो एक एक बढ़ा करके गुना 3 जोड़ 4, गुना 4 जोड़ 5, इस तरह से देखिए आगे बढ़ाइए। 10 चौके 40, 5 45, ये भी हो गया। इस तरह से आएंगे तो पहले 3 4 5 6, तो आगे जो सबसे लास्ट वाला होगा उसमें कितना से कर देंगे, तो इस क्रम को याद रखेंगे। तो टोटल 7 से करेंगे और 8 जोड़ेंगे, और इस तरह से कितना आ जाएगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 81 का, 50 विद्यार्थी में से 30 विद्यार्थी का औसत भार दिया है। 30 का कितना हो जाएगा, 30 गुना 16 480। इसमें से जो रेस्ट बचा है, 50 में से 30 दे दिया तो 20 बचा था। 20 का 15.2 है, तो 15.2 गुना 20, तो ये हो गया 310। तो मतलब 310 हो गया, दशमलव हटाने के बाद इक्वल टू 19। इस तरह से यदि इसको सॉल्व करते हैं तो इसका राइट आंसर होता है 15.8 kg। 15.8, ऑप्शन बी, 15.8 kg। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 82 नंबर का। आपको एक प्रश्न और 3 कथन दिए गए हैं। निर्णय करें कि कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक पर्याप्त है। तो इसमें से जो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें सबसे लंबा क्रेयान कौन सा है। तो क्रेयान के बारे में डेटा दिया हुआ है और सबसे बड़ा लंबा क्रेयान के बारे में पूछ रहा है। आप इसको देखेंगे, क्रेयान में कौन बड़ा कौन छोटा कौन ये है, और इस तरह से आपको पता चलेगा कि कोई भी एक स्टेटमेंट कथन यदि मिस हो जाता है तो सबसे बड़ा क्रेयान पता नहीं चल पाता। इसको सॉल्व करेंगे और इसका राइट आंसर जो है तीनों है। तीनों को मिला करके इसका उत्तर दिया जा सकता है। इस तरह से ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1 2 3 तीनों एक साथ मिल करके आंसर देने के पर्याप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं 83 नंबर का। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है और शेष वेतन का 30% घर के किराए पर खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 2,940 रुपये बच जाता है, तो उनका वेतन क्या है। देखिए बहुत इजी तरीके से इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो 12.5% को फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। 12.5% के लिए परसेंटेज के लिए बट्टे 100 और दशमलव घटाने के लिए भी बट्टे 100, अर्थात 125 1000 कितना मरतबे में कटता है, 8 मरतबे में। 1/8, इसका फ्रैक्शन हो गया 1/8। ये क्या करता है, तो उपयोग के लिए खर्च कर देता है। खर्च वर्ड यूज हो गया, तो जो ऊपर में आया ये खर्च है, और नीचे हमेशा टोटल होता है। टोटल है 8, टोटल है, ये कुल है। कुल टोटल क्या होता है, आय होता है। उसी तरह से एक और दिया हुआ 30%। 30% को यदि हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो ये होता है 3/10। 3 क्या करता है, खर्च करता है। 3/10, तो 3 खर्च करता है कितना में से, 10 में से। तो दोनों में बचत निकाल लेंगे। एक खर्च करता है 8 में से, तो बचत कितना करता है, 7/8। एक ये डाटा यूज कर लेंगे। 3/10, 3 खर्च करता है 10 में से, तो बचत कितना करता है, 7/10। ये दोनों डाटा का यूज करके इस सवाल का हल लेंगे, 7/8 और 7/10। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो 2940 रुपया बचाता है, तो इसके लिए हम इस सवाल के लिए मान लेते हैं, माना कि x रुपया उसका वेतन है। x रुपया वेतन है, उस x रुपया में से ये क्या करता है, ये आपके पास यदि यहाँ पे बचत का डाटा हो तो बचत वाला ले लेंगे, खर्च वाला होता तो खर्च ले लेते, आय वाला होता तो आय ले लेते। लेकिन है क्या, बचत। तो कितना बचाया, 1 रुपया खर्च किया था, तो 8 में से 1 रुपया खर्च किया था, बचाया था कितना, 7 रुपया। कितना में से, 8 रुपया में से। फिर दोबारा जब 30% के लेने गए तो उसमें क्या हुआ, 10 रुपया में से 3 खर्च किया, तो बचाया कितना, 7। कितना में से, 10 में से। इज इक्वल टू ध्यान देंगे कितना बचा रहा है, 2940 रुपया। जब x का वैल्यू निकालते हैं तो निकलता 4800, जो कि वही माने थे, उसकी आमदनी माने थे। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस डैश को मनाया जाता है। तो महिला के लिए अंतर्राष्ट्रीय, एक सेकेंड, हाँ, महिला स्वास्थ्य के लिए, महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस 24 मई इसका सही आंसर है। सॉरी 28 मई होगा, 28 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। महिलाओं के स्वास्थ्य और भलाई से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए 1987 में प्रतिवर्ष 28 मई को महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस मनाने के लिए, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 6 दोस्त के बारे में दिया गया है। उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, एक फ्रेम में उत्तर ऊपर होता है,
तो उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है। 6 दोस्त है, 6 दोस्त एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठा है। सी ए और ई के बीच में बैठा है। डी अंतिम छोर पे नहीं है, बी ई के तुरंत दाएं है, एफ दाएं छोर पे नहीं है। यदि इस तरह से इनको पढ़ के क्रम में सजाया जाए तो सबसे पहले एफ आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा, फिर बी आएगा। और प्रश्न पूछा जा रहा है डी के एक तरफ निम्न में से कौन सा युग्म बैठा हुआ है, तो डी है दूसरे नंबर पे। युग्म में बैठने की बात कर रहा था, ये हो नहीं सकता है क्योंकि इधर युग्म नहीं है। और बाद बाकी बचा आगे, आगे में कौन कौन है, ए और सी है, जो कि एक युग्म है। और ए और सी देखते हैं किस ऑप्शन में ए और सी है, ए और सी है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहरी, ओ केंद्र वाले वृत्त के बाहरी बिंदु P से दो बराबर स्पर्श रेखा PA और PB खींची जाती है। सबसे पहले तो खींच लेते हैं एक वृत्त, इसका O केंद्र है, इसको O मान लेते हैं। O केंद्र वाले से एक बाहरी बिंदु है P, ये P हो गया। एक स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है जो कि प्रश्न में बोला गया है, स्पर्श रेखा है। ये डिवाइड नहीं कर रहा है, ये स्पर्श है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे, स्पर्श रेखा है। और स्पर्श रेखा का ये नाम है P। और इधर जो दो है, इसका एक का नाम A है, दूसरा का नाम B है। अब पूछा जा रहा है P और PB खींची जाती है। P केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये केंद्र है, और ये जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ये 12 याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का जो कोण है, जो दो स्पर्श रेखा है, ये जो बड़ा वाला कोण दिख रहा है, ये कितना है, 120 डिग्री का है। 120 डिग्री, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा एक ये है, एक है, पर दोनों बराबर होगा, किसी एक की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, यही हो जाएगा। इसके लिए कुछ थ्योरम यूज होगा। थ्योरम क्या है कि स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती थी। ये कोण हो गया 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री होगा। जब ये स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का बनाता है, तो इसमें इस सवाल के लिए हम लोग क्या यूज कर लेंगे, इस सवाल के लिए तो सबसे पहले बात है साइन कॉस यूज करना पड़ेगा। क्योंकि एक जब भी एक त्रिभुज में कोई एक ही डेटा दिया हो, सपोज कीजिए कि कर्ण दिया है, लंब दिया है या आधार दिया, किसी कोई एक डेटा, इतना सेंटीमीटर इतना मीटर, जब एक ही है और दूसरा मांग रहा है तो कन्फर्म है वहाँ कोण दिया होगा। जब भी कोण दिया हो तो आप को ट्रिगोनोमेट्री का यूज करना ही पड़ेगा। जब हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज करने जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, इसके सामने पी है, ये तो निकालना, त्रिज्या तो निकालना नहीं है, निकालना है क्या, स्पर्श रेखा, जो कि कॉस के फार्मूला से होगा। कॉस 60 डिग्री इक्वल टू, कॉस का फार्मूला होता है बी बटे एच। बी क्या है, बीपी है, बीपी बोले तो यही इसका आधार है, आधार होता है, बटे एच, एच बोले तो 90 डिग्री के सामने, यह है 12। और कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका हो गया 1/2 इक्वल टू बीपी इक्वल टू 12। ये 2 से कटा, 6 मरतबा, बीपी बराबर कितना हो गया, 6, तो बीपी बराबर 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न में जो एक कथन और उसके दो पूर्व धारणाएं हैं, जिन्हें क्रमांक 1 और 2 में दिया गया है। पूर्व धारणा यह बात होती है जिसे या तो मान लिया गया हो या स्वीकृत हो। आपको दिए गए कथन और उसके नीचे दी गई पूर्व धारणाओं पर विचार करने के बाद तय करना है कि कौन सी पूर्व धारणाएं कथन में अंतर्निहित है। तो पहला कथन है, विटामिन ई की गोली संचलन को सुधारती है और तुम्हारे रंग रूप को बढ़ाने का कार्य करती है। और पूर्व धारणा है जो मान लिया गया या स्वीकृत है, लोग रंग रूप को बढ़ने को पसंद करते हैं, अर्थात यहाँ बढ़ाने को पसंद करते हैं, ये होगा, ये है। और दूसरा है संचालन की अनुपस्थिति में रंग रूप नीरस हो जाता है। तो इसका जो समान तौर पे एक उत्पाद होता है, उसकी अच्छी विशेषता को उजागर किया जाता है इससे, कि यदि तुम ये खाओगे तो ऐसे हो जाओगे, तुम गोरे हो जाओगे, फेयर एंड लवली लगाओगे, इस तरह का जो होता है, ये उत्पाद की जो विशेषता है उसे उजागर करने, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें और खरीदने के लिए उत्साहित हो। इसीलिए एक जो है अंतर्निहित करता है, ये जो पूर्व धारणा एक अंतर्निहित करता है। क्या दिया हुआ था एक में, लोग के रंग रूप को बढ़ाने को पसंद करते हैं, तो लोग अपना रंग रूप बढ़ाने के लिए इस चीज़ का यूज करता है, तो ये इसका इसमें अंतर्निहित है। दूसरा क्या कहता है कि संचलन की अनुपस्थिति में रंग रूप नीरस हो जाता है। यदि आप संचलन से सही से संचालित नहीं करते हैं, मैनेज नहीं करते हैं, अच्छे से साफ सफाई नहीं रखते हैं, धोते नहीं है, तो इसके रूप में क्या होता है, रंग रूप में ये रंग रूप नीरस हो जाता है। तो इस तरह से 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है, 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है केमिस्ट्री का है, डोबेरिनर ट्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस एंटीमनी है। इस ट्रिक का दूसरा सदस्य क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो इस ट्रिक, सबसे पहले तो डोबेरिनर का ट्रिक नियम हम लोग देखेंगे
ट्रिक में क्या था कि जब द्रव्यमान हो संख्या था तो दो द्रव्यमान संख्या का जो औसत होता था वो मध्य वाले बीच वाले के बराबर होता था। इस तरह से जब डोबेनेनर ने फास्फोरस और एंटीमनी का द्रव्यमान निकाला, फास्फोरस का द्रव्यमान 31 और एंटीमनी का 121 दशमलव कुछ, तो इसको जब औसत निकाला तो 76.37 निकला। तो 76.37 किसका द्रव्यमान संख्या था? तो ये आर्सेनिक का था। तो डोबेनेनर के ट्रिक में प्रथम और तृतीय सदस्य में जो फास्फोरस और एंटीमनी है, इस ट्रिक का दूसरा सदस्य कौन है? तो आर्सेनिक है। ये इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वो अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1657 और 2037 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 6 तथा 5 शेष बचे। तो इसके लिए क्या होता है? तो सबसे पहले तो अधिकतम संख्या बोला है तो दिमाग में आ रहा होगा एचसीएफ निकालने से पहले पहले वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे और जो घटा के आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे और इस तरह से एचसीएफ होगा 127। ऑप्शन इज राइट आंसर 127। अगला प्रश्न है, दी गई विकल्पों को उपरोक्त आकृति का चयन कीजिए। दी गई जल प्रतिबिंब का चयन करना है। तो इसे पहले दो सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। उन दोनों सेटों में दर्पण प्रतिबिंब आया था और इस बार जल प्रतिबिंब, और ऐसा प्रश्न आपके ग्रुप डी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट है, दर्पण में लेफ्ट राइट दिखता है और राइट लेफ्ट दिखता है, लेकिन जल में अप जो है डाउन दिखता है और डाउन अप दिखता है, ऊपर नीचे नीचे ऊपर। तो इस तरह से यदि इसका 90 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो जो ऊपर की ओर है वो नीचे की ओर हो जाएगा, जो तीर का नोक है वो नीचे की ओर होगा, और नीचे की ओर जिस लेफ्ट राइट में नहीं बदलेगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा। तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी, जो कि लेफ्ट में ही है लेकिन अब जो है वो डाउन हो गया, ऑप्शन सी। और ऑप्शन सी किस ऑप्शन में है ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसे भी रेलवे में पूछा जाता है। ऑप्शन सी डी में है, तो 90 का डी होगा क्योंकि ऑप्शन उसमें सी है। एक सेकेंड। अगला प्रश्न है, दो पाइप दिया हुआ है और दो पाइप के बारे में बोला गया है कि 15 घंटे और 20 घंटे में भरता है, और तीसरा भी पाइप है जो 30 घंटे में खाली करता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। बहुत ही आसान सवाल है। तीन है पाइप, 1 2 और 3। क्या है? तो 15 घंटे में तो जो भरता है उसको प्लस से दिखा दीजिए। 15 घंटे में, दूसरा भरता है 20 घंटे में, और खाली करने वाला कितना में? 30 घंटे में, तो -30। तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 हो जाएगा एलसीएम। ये इसका क्षमता 4, इसका क्षमता 3 और इसका क्षमता 2। तो जिसमें भरने वाला उन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो भरने वाला जो क्षमता कितना है? 7 का है, और खाली करने वाला की क्षमता 2 है, तो 7 में से 2 घटा दिया, 5 हो गया। और एक साथ सबको कर रहे थे, एक के साथ सबको कर रहे हैं, लेकिन प्लस वाले को प्लस में रखे और माइनस वाले माइनस में रह गया, तो 7 में से 2 घट गया 5, और टोटल मांग रहा है तो 5 इसमें से भागा दे देंगे। 60 में से 5 देंगे, 12 घंटा। 12 घंटा में ये भर देगा, भरने में 12 घंटा लगेगा। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। इसे ध्यान से देखिए, इसमें कुछ एक सीरीज या पैटर्न नज़र आ रहा होगा। पैटर्न है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 के बाद फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 के बाद 7 का स्क्वायर, और बीच में 2 का स्क्वायर जोड़ 1, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ 1, 4 का स्क्वायर जो इस तरह से बढ़ रहा है, 6 का स्क्वायर, पहले 2 दिया है, 2 3 ये ले लिया तो 4 का होगा, 4 का स्क्वायर जोड़ 1, 16 1 17। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और यही पैटर्न आगे फॉलो हो रहा है। 5 तो यहाँ आ गया है तो आएगा 6, 6 का स्क्वायर जोड़ 1 आया था, फिर 7 आ गया, 8 आता, 8 का स्क्वायर जोड़ 1 मतलब 64। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते 93 नंबर का सवाल। राहुल कुसुम हिंदी और गणित में अच्छे हैं। समीर और राहुल हिंदी और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। गीता और कुसुम मराठी और गणित में अच्छे हैं। समीर, गीता और मिहिर इतिहास और जीव विज्ञान में अच्छे हैं। तो कौन केवल हिंदी, मराठी और गणित में अच्छा है? बहुत बेहद ही आसान सवाल है। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ कितने आदमी हैं उसको लिख लेंगे, और फिर नीचे जो जो सब्जेक्ट है उसको लिख लेंगे, और इसको लिखने के बाद इसे टिक कर लेंगे कि कौन क्या किस में अच्छा है। तो सबसे पहले तो इसमें देख रहे हैं कि राहुल आया है, इसको हम आर से सूचित कर लेते हैं, आर, कुसुम को के से, फिर है समीर को एस से, गीता को जी से, मिहिर को एम से। इसको करने के बाद डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इसमें से इधर लिख देंगे जो जो सब्जेक्ट है, हिंदी, गणित को एम से, मैथ, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, फिर मराठी एम से, और इतिहास को हिस्ट्री एस से,
इस तरह से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद इधर जो सबका नाम लिखे थे पढ़ के टिक लगाएंगे, जो जिसमें अच्छा है, जो जिसमें अच्छा है, नहीं है तो क्रॉस कर देंगे, जो अच्छा है कर देंगे अच्छा, नहीं है तो क्रॉस, नहीं है तो क्रॉस, है तो हाँ। इस तरह से यदि हम जवाब देते हैं प्रश्न का कि केवल हिंदी, मराठी और गणित, तो ऑप्शन यदि देखते हैं तो ऑप्शन होगा कुसुम जी, जो कि हिंदी में भी केवल हिंदी, मराठी और गणित 3 ही सब्जेक्ट में अच्छा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कुसुम। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री को पहला मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार दिया गया, और ये 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में उनकी मृत्यु के बाद भारत रत्न प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है हेक्सामेथिलीन डायएमीन का सूत्र क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH2CH2 का होल 6 NH2, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा रेड क्लिप रेखा कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि रेड क्लिप रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिप रेखा कहते हैं। और साथ ही सबको पता है कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, और ड्यूरंड रेखा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरंड रेखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुम्पीटर। शुम्पीटर ने लाभ के नव प्रवर्तन का सिद्धांत दिया था। ये क्या है लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत क्या है? तो ये जब कोई भी नया चीज़ होता है, नया चीज़ का खोज होता है, तो इसमें जो लाभ होता है, होने वाला लाभ इसके इनाम के रूप में मिलता है, तो यही है लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत। और जोसेफ, इसका पूरा नाम है जोसेफ शुम्पीटर। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, और ये एक अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे, और 1919 में ये ऑस्ट्रियन वित्त मंत्री थे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रेटिंग एजेंसी ICRA के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर गिरकर कितने % रहने की संभावना है? ऐसा प्रश्न ग्रुप डी में पूछा गया है, इसीलिए इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 3.5%। अगला मैथ का प्रश्न है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा BC पर बिंदु D लिया गया जहां AB एक कर्ण है। तो AB कर्ण है, ये भी ध्यान रखना है। बना लिए एक त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री है, और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, AB कर्ण है तो यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे, तब ही जाके AB कर्ण हुआ। और इसके बाद जो एक बिंदु बचा है इसको C मान लेते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है कि भुजा BC पर बिंदु D है, BC भुजा ये है, यहाँ पे एक बिंदु D है, कर रहा है तब कर रहा नीचे में, इसको कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, लेकिन यदि इसको रिवीजन नहीं करते, एक दो बार अच्छे से नहीं देख लेते हैं, तो ये चीज़ प्रॉब्लम देगा आपको आगे एग्जाम में भी। 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कौन इसका सही है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज 2 त्रिभुज के लिए बन रहा है। एक तो ये छोटा वाला देख रहे होंगे ACD के लिए, और एक बड़ा त्रिभुज ACB के लिए, दोनों के लिए समकोण है। दोनों के लिए फार्मूला लिखिए, कर्ण बराबर फार्मूला होगा AC के लिए। जैसे कि सपोज कीजिए कि पहला जो है एक भुजा, दोनों त्रिभुज के लिए एक भुजा कॉमन, उसी भुजा के लिखिए, वहीं से सवाल सॉल्व होगा। AC भुजा जो है दोनों त्रिभुज के लिए कॉमन है। AC क्या है दोनों के लिए? AC लंब है। AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। फिर AC एक बार और आएगा, बड़ा त्रिभुज को देख लीजिए, अभी तो छोटा देखे, बड़ा वाला देखेंगे तो फिर आ जाएगा AC हो गया किसका तो AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। किस फार्मूला पे जा रहे हैं? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। उसी में से हम लंब को इधर करते हैं तो कर्ण में से आधार को घटा रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। AC दोनों के बराबर है, AC एक बार इसके बराबर है और AC एक बार इसके बराबर है, इसलिए इसको लिखा जा सकता है, ये दोनों को इक्वल किया जा सकता है। तो AD स्क्वायर मान लेते हैं, दोनों इक्वल है, थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए मान लिया दोनों इक्वल है। AD स्क्वायर माइनस वाला बराबर किधर आया? तो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और बराबर के दूसरे साइड क्या था? AB स्क्वायर पहले से ऑलरेडी था, और माइनस CD गया तो प्लस CD स्क्वायर। तो देखिए ये ऑप्शन दिखेगा, ये ऑप्शन A में होगा। AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर है आपके पास भी, AB स्क्वायर इधर है, और CD स्क्वायर आपके पास भी है, BC स्क्वायर यहाँ BC है, और AD यहाँ पे AD है। तो ऑप्शन A इज राइट आंसर। बहुत इजी था, 2 त्रिभुज बना था बिंदु को मिलाने से, और उस दोनों त्रिभुज में कर्ण वाला फार्मूला लगा करके दोनों को, उसमें से एक कॉन्सेप्ट बस याद रखना है कि एक कॉमन भुजा है, उसी कॉमन भुजा से दोनों जो
पाइथागोरस प्रमेय है, जो उसका फार्मूला होता है पाइथागोरस का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उसको इक्वल कर दिए तो ये इक्वेशन बन के आया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखते हैं अंतिम प्रश्न, वैज्ञानिक वर्गीकरण में वर्गीकरण का मूल इकाई क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जाति, जाति इसका मूल इकाई होता है। साथ ही वर्गीकरण विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने किया था, इसीलिए उनको वर्गीकी का पितामह बोला जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरिम इसका वर्गीकरण किया था। और जाति के वर्गीकरण की मूल इकाई, जाति वर्गीकरण की मूल इकाई है, और जीवों का वर्ग जिसमें कि मौलिक समानता पाई जाती है उसे ही जाति कहते हैं। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 100 प्रश्नों का जो डिस्कशन था, बहुत जगह डिटेल से भी किया, बहुत जगह शॉर्ट भी किया। यदि शॉर्ट करने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट डे से उसको और ज़्यादा डिटेल किया जाएगा। इसके अलावा भी यदि आपको किसी और प्रश्न में समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में आप बता सकते हैं, यहाँ ओपन चैट है, आप बोल सकते हैं कि सर आपने जो समझाया ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो उसके लिए कुछ और उपाय किया जा सकता है, आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सकता है, बताया जाएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो या सीरीज़ पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, आपका शेयर करना मेरे हिम्मत हौसला को बढ़ाएगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, ज़रूर इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर मिलते हैं इस तरह के अगले टेस्ट सीरीज में। फिर मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, यदि आप अगला टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर पहले उसे टेस्ट सीरीज को अटैम्प्ट लें। उसके बाद आंसर मिलान के लिए आप वीडियो को देखें, उससे आंसर मिलान करें, समझे, सीखे, और इस तरह से आपका जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ आप एक बेहतर स्थिति में होंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में।